इस वीडियो के एक भाग में हमने राष्ट्र का स्वरूप पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने राष्ट्र के स्वरूप के एक तत्व भूमि तत्व पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के दूसरे भाग में इसके दूसरे तत्व जन तथा संस्कृति का अध्ययन करेंगे। पहला देखिए ये वाला, ये प्रणाम भाभी भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यहाँ से देखिए और निर्माण करना होता है। लेखक का इसमें कथन है या लेखक इसमें बता रहे हैं कि जिन लोगों का लगाव मातृभूमि से होता है वे सभी मातृभूमि के प्रति समान अधिकार रखते हैं। पृथ्वी पर प्राणियों की संख्या बहुत अधिक है। पृथ्वी में नगर हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, पर्वत हैं, जंगल हैं, अनेक प्रकार के लोग इसमें भरे पड़े हैं। सब लोगों की अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, फिर भी वो सब अलग होते हुए भी इसी मातृभूमि में पैदा हुए हैं। जैसे परिवार में बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग उन्हें पहनावा पसंद आता है, लेकिन फिर भी उनके अलग अलग पहनावे की इच्छा से या उनके आचार विचार से ये नहीं होता कि वो उस परिवार के सदस्य नहीं हैं। चाहे भले इसी प्रकार से हमारे देश में अलग संस्कृति है, अलग भाषा हो सकती है, अलग पहनावा हो सकता है, अलग धर्म हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि सब हम इसी भारत भूमि की संतान है, धरती माँ के हम बच्चे हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी निवास करते हैं उन सब का इस धरती के भूभाग पर एक ही समान अधिकार है। सबकी एक ही माता के पुत्र हैं हम सब, इसीलिए हमें परस्पर मेल और सद्भावना से अपनी उन्नति करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर या उसकी उपेक्षा करके कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र को जब विकास करना है तो अपने सभी व्यक्ति को, गरीब को, अमीर को, सभी धर्मों के व्यक्ति को साथ लेकर चलना होगा, तभी वह राष्ट्र अपनी उन्नति करेगा। हम किसी की उपेक्षा करें कि किसी को छोड़ दें, किसी को साथ ले लें, किसी का विकास करें, किसी का ना करें, तो इस तरह से राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में कमजोरी आ जाती है, किसी प्रकार का रोग लग जाता है तो पूरा शरीर ही बीमार हो जाता है, उसी प्रकार यदि राष्ट्र के किसी अंग में कमजोरी आ जाती है, शक्तिहीन हो जाती है या अज्ञान आ जाता है तो वह राष्ट्र बीमार ही माना जाएगा, उसकी उन्नति कभी नहीं होगी और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास भी कभी नहीं होगा। अतः राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र में सर्वत्र एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना का प्रयास किया जाए। संपूर्ण राष्ट्र की संपन्नता का दायित्व लोगों पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से है। यदि राष्ट्र के किसी भाग में गरीबी रहेगी, अशिक्षा रहेगी, बेकारी रहेगी, रोगी रहेंगे, तो ऐसा राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। अब तीसरा है इसका संस्कृति। राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा है संस्कृति। इसमें लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का तीसरा महत्व तत्व है जन संस्कृति, लोगों की संस्कृति। संस्कृति अर्थात उनका रहने सहने का ढंग, उनके आचार, उनके विचार, उनके व्यवहार। संस्कृति जीवन रूपी वृक्ष का फूल है। जैसे एक वृक्ष होता है और उस पर फूल लगते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है और जीवन रूपी वृक्ष पर हमारी संस्कृति के फूल लगते हैं। जैसे एक वृक्ष का या एक पेड़ का सौंदर्य उसके फूलों से दिखाई देता है, उसी प्रकार से जन जन का, व्यक्ति व्यक्ति का, उसके जीवन का सौंदर्य प्रकट संस्कृति के रूप से ही प्रकट होता है। जैसे पुष्प की सुंदरता और महक से वृक्ष का सौंदर्य खिलता है, निखरता है, उसी प्रकार संस्कृति के कारण ही जन का जीवन सुंदर, सुगंधमय और यशस्वी बनता है। संस्कृति ऐसा तत्व है जो मानव के जीवन को सौंदर्य और यश से पूर्ण कर देती है। जीवन को उन्नत बनाने के लिए मनुष्य जो भी सोचता है वह सब संस्कृति रूप धारण कर लेता है।
अपना जीवन यापन और उसके साधन के कार्य सभी संस्कृति के ही स्वरूप हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ऊपर से कितना ही सुंदर हो, लेकिन उसके आचार व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है। जैसे कोई वृक्ष है, देखने में सुंदर है, लेकिन उस पर फूल नहीं आते, फल नहीं आते, तो वो वृक्ष किसी को भी पसंद नहीं आएगा। उसी तरह से हर व्यक्ति की जो संस्कृति होती है, वह उस व्यक्ति के जीवन रूपी वृक्ष पर लगने वाले फूल हैं। लेखक कहता है कि राष्ट्र के जन या अर्थात व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक मानसिक भावों को अनेक रूपों से प्रकट करते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलता है कि इस राष्ट्र की संस्कृति क्या है? जब हम किसी राष्ट्र के साहित्य को जानते हैं, कला को जानते हैं, नृत्य को जानते हैं, गीतों को सुनते हैं, उनके मनोरंजक कार्यों के द्वारा हमें पता चलता है कि इस राष्ट्र की संस्कृति क्या है। राष्ट्रीय जन अपने अंदर के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। आनंद का भाव ही आत्मा का सर्वव्यापक रूप होता है। वह आत्मा आनंद ही इन कलाओं के द्वारा स्वरूपवान बनता है। बाहरी रूप में सांस्कृतिक कार्य अनेक रूप से दिख पड़ते हैं। इन सब के लिए एक ही जैसे आनंद की प्राप्ति होती है और उसी से राष्ट्र का कल्याण निहित होता है और यह संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संस्कृति के विभिन्न रूप में एक रूपता और उसमें उत्पन्न हुए आनंद का भाव ही महत्ता का सुंदर दिग्दर्शन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पाठ में किया। लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के निवासियों की जीवन कड़ी जो है कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने जनजीवन की तुलना एक नदी के बहाव से की है। जैसे एक नदी निरंतर लगातार बहती रहती है, वैसे ही हम लोगों का जीवन भी निरंतर लगातार बहता रहता है। हर किसी राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, इतिहास बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला अर्थात कड़ी निरंतर लगातार चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ अपने आप को जोड़े रखा है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनी हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव रहे हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें सहन किया है। कितनी ही आपदाएं आईं, कितनी ही समस्याएं आईं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्र के लोगों ने अपनी एकता का परिचय दे करके उन सारी आपदाओं को, कष्टों को दूर किया है, उन्हें पार किया है। और आज भी हमारे राष्ट्र के ये निवासी इन उतार चढ़ाव का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जिंदा रहते हैं। राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलने रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह लगातार बहता रहता है और बीच बीच में यहाँ वहाँ एक डेल्टा छोड़ता जाता है, डेल्टा अर्थात निशान छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने राष्ट्र में यहाँ वहाँ अपने विकास के पदचिन्ह छोड़ जाता है। जैसे नदी बहती रहती है, बहते बहते जो है अपने डेल्टा बनाती है, अपने निशान छोड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य मेहनत करता रहता है और उसकी मेहनत के जो कर्म होते हैं वो राष्ट्र के विकास में अपने जो है पैरों के निशान छोड़ देते हैं। व्यक्ति राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है तथा इसके बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। लेखक ने राष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण अंगों का जो विवेचन इस पाठ में किया है, तो लेखक ने इसमें स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन इतिहास से जुड़कर भविष्य की उन्नति का प्रयास करें। मतलब इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास को जानें और इतिहास को जान करके अपने भविष्य की उन्नति करें।
सांस्कृतिक विकास की एक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उन्नति की है, हम उस पर गर्व करते हैं और उसे एक अपने लिए राष्ट्र की एक विभूति मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। प्राचीन के प्रति गौरव की भावना से एक प्रकार का तेज निकलता है। इस तेज को हम अपने भविष्य के जीवन में प्रत्यक्ष हुआ देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि इस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें, अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग होता है। जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं होता, जहाँ पर अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं है, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर लेखक हम बताना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्र अपने भूतकाल को वर्तमान पर हावी नहीं होने देता है और हमेशा वही कार्य नहीं करता है जो अतीत में हुए हैं, ऐसा ही राष्ट्र उन्नति करता है। इतिहास से, भूतकाल से हमें सीख लेनी है, लेकिन उसी ही अतीत, उसी भूतकाल के अनुसार नहीं चलना है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, तो जो कल जो नियम थे वो आज की परिस्थिति में कभी कभी लागू नहीं होते हैं। समय बदल जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो जो राष्ट्र समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, वही राष्ट्र उन्नति करता है। यही लेखक ने इसमें बताया है। अब नीचे जो है बच्चों, इसमें शब्दार्थ है। शब्दार्थ में पहला शब्द है अधोपांत। अधोपांत का अर्थ जैसे इसमें लिखा भी है, आरंभ से अंत आज तक, यानी जो चीज़ शुरू से आज तक हो रही है उसे हम कहेंगे अधोपांत। नीचे है परिधि। परिधि का अर्थ होता है सीमा। सीमा अर्थात हद। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये तुम्हारी सीमा है, ये तुम्हारी हद है, ये तुम्हारी परिधि है। दूसरा है, तीसरा कपाट, दरवाजे। कपाट का अर्थ होता है दरवाजे। वसुधा है। वसुधा का अर्थ है अमूल्य निधियों को धारण करने वाली हमारी पृथ्वी। कोख का अर्थ होता है गर्भ। गर्भ जहाँ पर, वह स्थान जहाँ पर बच्चा अपनी माँ के पेट में पलता है उसे गर्भ कहते हैं, उसे कोख भी कहते हैं। अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति, विकास। और नग का अर्थ होता है रत्न। जो हमारे आभूषणों में, जेवर में जो नग लगे रहते हैं उसे रत्न कहते हैं। अंतराल। अंतराल का अर्थ होता है मध्य, बीच में, इंटरवल। पुष्कल का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में। निष्कारण धर्म। निष्कारण धर्म का अर्थ होता है निस्वार्थ की भावना से परे धर्म। ऐसा धर्म नहीं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ छुपा हो। हम कोई काम अगर कर रहे हैं कि इसके बदले हमें ये मिलेगा, तो वो धर्म नहीं है। निष्कारण धर्म का अर्थ है निस्वार्थ, निस्वार्थ धर्म। रूपमंडल का अर्थ होता है अलंकृत स्वरूप, यानी सजा हुआ स्वरूप। तादात्म्य, एकत्व भाव, एकता की भावना, एकता का समर्पण। संतत भाई, स्थायी, चिर प्रभमान, स्थायी, लगातार। अटल। कबंध का अर्थ होता है ऐसा शरीर जिसके का ऊपर का सिर का भाग ना हो। धड़ विहीन, यानी सिर रहित धड़। ऐसा शरीर जिसके ऊपर सिर कट गया हो और नीचे का भाग पड़ा हो तो उसे कहेंगे कबंध। विरहित। विरहित का मतलब होता है विहीन, बिना। बच्चों, ये तुम्हारे आगे प्रश्न हैं, इसमें ये भी तुम्हें कॉपी पे लिखने हैं और सारे बच्चों को अपना काम करके 7 बजे शाम को, 7 से 8 बजे सारे ही बच्चे अपनी कॉपी को व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे और आज ही भेजेंगे, ये नहीं कि आज का काम कल भेजेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस निबंध को रचना वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा की गई है? तो ये है राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है कल्प वृक्ष। तीसरा है पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चौथा है कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है? तो वह है कल्पलता।
5वां है पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति निबंध संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 7वां है किस निबंध संग्रह के रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, तो वह है भारत की एकता। 8वां है बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किस लेखक द्वारा संपादित किया गया ग्रंथ है, तो वह भी है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 9वां है डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह क्या है, तो वह है माता भूमि। बागधारा निबंध संग्रह के रचनाकार हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।